नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। बजट बेहद ही नजदीक है, लेकिन ये है मोदी सरकार 3.0 का बजट। जी हाँ, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। कैसा रह सकता है ये बजट, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। सुभाष चंद्र गर्ग जी, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, हमारे साथ इस शो में शामिल हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय बिस्तक को देने के लिए। मेरी तरफ से धन्यवाद। सर, सभी ये जानना चाहते हैं बजट कैसा होगा। थोड़ा हम आपके व्यू पॉइंट जानना चाहेंगे इस बजट पे। एक तो पहले ये बताएं कि ये गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार का बजट होता कैसे? देखिए, गठबंधन की सरकार में बजट प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। वही फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वही बजट बनाती है, वही एक्सपेंडिचर डिवीज़न है, वही रेवेन्यू डिवीज़न है, वही इकोनॉमिक अफेयर्स है, सब मिलके बजट बनाते हैं। गठबंधन के समय में जो परिवर्तन आता है वो उसमें पॉलिटिकल इनपुट जो जाता है बजट में उसमें आता है, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि गठबंधन किस तरह का है। अभी भी जैसे नया गठबंधन है एनडीए का, उसमें 240 सीट, लगभग 80-85% मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की है। वही प्राइम मिनिस्टर हैं जो 10 साल पहले रहे, वही फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो पिछले 5 साल से बजट पेश करते आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय जो ये बजट आएगा पहला, उसमें गठबंधन का कुछ असर ज़्यादा नज़र आएगा। एक दो चीज़ें ज़रूर आ सकती हैं, क्योंकि दोनों जो इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं इस गठबंधन में, तेलुगु देशम और बिहार से जेडीयू, उन दोनों की अपेक्षाएं हैं कि उनको ज़्यादा महत्ता मिले बजट में, उनको अलोकेशंस भी ज़्यादा मिले। कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात भी हो रही है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं हो तो स्पेशल पैकेज की बात हो, तो उतना इन्फ्लुएंस तो नज़र आएगा। बाकी मुझे लगता नहीं है कि बजट में गठबंधन का कुछ खास असर पड़ेगा। ये बजट उसी तरह से नरेंद्र मोदी बजट होगा जैसे पहले बजट होते आए हैं, प्रेजेंटेड बाय निर्मला सीतारमण। पर सर, की मिनिस्ट्रियल पोजीशंस तो बीजेपी ने अपने पास ही रखी हुई हैं, पर फिर भी क्या सहयोगी दलों को खुश करने की कोशिश की जाएगी इस बजट में? वही मैं आपसे कह रहा था, जो दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं सहयोगी दलों के लिए, वो आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिल सकता तो कोई स्पेशल पैकेज। मेरी अपनी राय में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस उनको नहीं दिया जा सकता। ये केवल जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के और हिमालयन स्टेट्स हैं उन्हीं के लिए है। उसका एक अपना क्राइटेरिया है। पिछले जब से ये 1970 के आसपास ये शुरू हुई थी परंपरा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की, तब से बहुत सारे स्टेट्स ने जो जनरल कैटेगरी स्टेट्स हैं जिसमें ये दोनों शामिल आते हैं, उन्होंने बहुत डिमांड की है। उड़ीसा ने भी डिमांड की, औरों ने भी डिमांड की, लेकिन कभी भी उनको मिल नहीं पाया और इनको मिलेगा भी नहीं। आपको ध्यान होगा आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिससे तेलंगाना बना, उस समय भी बहुत बड़ी डिमांड हुई थी कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाए, बट उस समय भी नहीं दिया। उस एक्ट में भी कोई प्रावधान नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलेगा, पर उनको डेफिनेटली कोई स्पेशल पैकेज ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जिसका प्रावधान भी एक्ट में भी था। पोलावरम प्रोजेक्ट है, उनकी नेशनल कैपिटल बनाने की, उनकी जो स्टेट की कैपिटल बनाने का के लिए, और भी कई सारे उसमें बातें कही गई थी। तो उनको ध्यान में रखते हुए इन दोनों स्टेट्स को, और ये एक इम्पोर्टेंट हाईलाइट होगी गठबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई असर इसमें दिखाई देगा। अच्छा, ये चुनावों से पहले अंतरिम बजट तो आ गया है और ये है अब मेन बजट। दोनों के बीच में अंतर क्या होगा सर? कितने आप समझते हो कितना अमाउंट का वेरिएशन देखने को मिल सकता है? ऐसा क्या है खास इस बजट में जिसपे आपको लगता है कि कुछ गेम चेंजर बजट हो सकता है? देखिए, जब अंतरिम बजट बनाते हैं वो 1 फरवरी को प्रेजेंट होता है, तो सरकार के पास लगभग यूँ समझिए कि 31 दिसंबर की स्थिति रहती है कि हमारी रेवेन्यू क्या आ रही हैं, हमारे एक्सपेंडिचर किस तरह चल रहे हैं, और अगले साल का बजट होता है। उसके लिए वो उसी के आधार पे प्रोजेक्शन करते हैं।
और अपना अनुमान लगा के बजट बना के पेश करते हैं। अब हम जुलाई में बैठे हैं, तो सरकार के पास जून तक की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसमें तीन महीने तो वो हैं जो इस साल के गुजर चुके हैं। तो सरकार के पास बेहतर इंफॉर्मेशन है, इसलिए थोड़ा अपडेशन तो मुझे ज़रूर नज़र आता है। जैसे एक बड़ी बात ये हुई कि हमारे अनुमान से इंटरिम बजट में सरकार ने ये अनुमान लगाया था कि तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड आएगा आरबीआई से। उसके बजाय 2,10,000 करोड़ का डिविडेंड आ गया, 1,30,000 करोड़ एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है। दूसरा, जैसे जो इनकम टैक्स की परफॉर्मेंस है वो 3 महीने में पिछले जो अनुमान लगाया था उससे बेहतर है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की, जैसे जीएसटी वगैरह है, उसका अनुमान कम है। इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कोई सरकार नहीं कर पाई, उससे बड़ा छोटा सा लक्ष्य रखा था, उससे भी शायद कम। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर, जैसे ये डिमांड अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि इन दोनों स्टेट्स का क्या होगा, बहुत सारे और लोगों की डिमांड भी है कि रूरल इकोनॉमी में पॉपुलिस्ट मेजर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड, क्योंकि इलेक्शन का एक लेसन ये भी है कि शायद पॉपुलिस्ट मेजर बढ़ाने पड़ेंगे। जो आपको अभी महाराष्ट्र में जो बजट पेश किया इसी पार्टी की सरकार ने, इसी गठबंधन की सरकार ने, उससे भी आपको दिखता है। तो निश्चित रूप से कुछ चेंजेस होंगे, बट बहुत ज़्यादा मटीरियल चेंजेस हों वो मुझे लगता नहीं है। रेवेन्यू साइड में 1,30,000 के अलावा 10-15,000 करोड़ और टैक्स के फ्रंट में आप मान लीजिए, तो उसके हिसाब से तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का आपके पास एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी हो जाएगी। इधर ये डिमांड को देखते हुए तो सरकार तय करे कि भाई एक्स्ट्रा खर्चा करेगी या कुछ बजट, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कर्जा लेते हैं, उसको कुछ कम करेगी। तो वॉच बजट के दिन को क्या सरकार पेश बजट करने में वाली। फिर फिस्कल डेफिसिट का जो अनुमान है वो कम हो सकता है क्या इस बार? तो बजट आपको ध्यान होगा, इंटरिम बजट में 5.1% ऑफ जीडीपी का अनुमान लगाया था। इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ये था 16.85, लगभग 17 लाख करोड़ के आसपास की बजट या फिस्कल डेफिसिट रहने का अनुमान लगाया था। अब सरकार इस जो अभी गणित में आपको बता रहा था, रेवेन्यू और ज़्यादा खर्चे की एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए, अगर सरकार जो रिसोर्स अवेलेबल हो रहा है एक्स्ट्रा उसको केवल खर्चे में ही लगा देती है, तो फिर वो फिस्कल डेफिसिट कम नहीं करेगी। हमारे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि 5.1% फिस्कल डेफिसिट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। आप देख रहे हैं उसके कारण से इंटरेस्ट पेमेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। दूसरा, आप ये भी देख रहे हैं कि देश में जो फाइनेंशियल सेविंग्स हैं, नेट फाइनेंशियल सेविंग्स, वो काफ़ी कम हो रही हैं, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर में लोन्स की काफ़ी डिमांड है, बैंक्स के लोन काफ़ी बढ़ रहे हैं, डिपॉजिट्स कम हो रही हैं। तो सेविंग्स जो हैं, फाइनेंशियल सेविंग्स, वो प्रेशर में हैं। उसी सेविंग्स की जो प्रेशर में है, उसका अगर ज़्यादा हिस्सा सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट को फंड करने में ले लेती है, तो फिर देश की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं होता है। तो होना तो ये चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट को कुछ कम कर दें, बट पॉलिटिक्स जो है वो उसका पहला क्लेम होता है। तो लेट अस वॉच। तो फिर अगर ये पॉपुलिस्ट बजट आया, उम्मीद करते हैं कि तालमेल बिठा दे सरकार, लेकिन अगर पॉपुलिस्ट साइड पे सरकार चलेगी इस बजट पे, तो फिर फिस्कल डेफिसिट कैसे कंट्रोल होगा सर? नहीं, फिर सरकार के पास एक तो चॉइस ये है कि भाई आप जितना है उतना ही रख लीजिए, और जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अवेलेबल हुए उतनी तक ही खर्चे एक्सपांड कर दें। लेकिन अगर सरकार जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अवेलेबल हुए उससे भी ज़्यादा खर्चा करना चाहती है, पॉपुलिज्म में या अदरवाइज या इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि सरकार को कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे भी बहुत ज़्यादा भरोसा है, और वो अगर जितनी आपके पास एक्स्ट्रा रिसोर्स की अवेलेबिलिटी हो रही है उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो फिस्कल डेफिसिट बढ़ा भी सकती है, सरकार को कौन रोकता।
पर सर ये फिर कैपेक्स पे तो सरकार का जोर है। 11.11 लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्चा अमाउंट बता रखा है जो इस वित्त वर्ष में खर्च करेगी सरकार। तो क्या ये जो ग्रोथ होगी, जो इस रफ्तार से हम कैपेक्स को बढ़ता देख रहे हैं, क्या इस ग्रोथ पे धीमापन देखने को मिल सकता है? कैपेक्स पे सरकार अब कम जोर देगी? देखिए हमारे देश में जो पिछले 2-3 साल से अगर आप ट्रेंड देखें तो कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, कंजम्पशन ग्रोथ कम है, और जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है वो कंजम्पशन के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है। और वो जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है वो काफ़ी कुछ सरकार के कैपेक्स के कारण से हो रही है। प्राइवेट कैपेक्स जो है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो काफ़ी कम है, उसमें इतनी ग्रोथ अभी नहीं है। तो अगर देश की इकोनॉमी की ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इस बात पे ही डिपेंडेंट है कि सरकार कितना इन्वेस्टमेंट करे, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करे, तो अगर चूँकि सरकार ये भी निश्चित रूप से चाहती है कि भाई जीडीपी बढ़ती रहे, जीडीपी हाई रहे, उससे उसका असर होता है, काफ़ी लोग उस चीज़ से इम्प्रेस होते हैं। तो सरकार के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा था 11.11 वो बड़ा एक ऑड सैक्रेड नंबर का कैपेक्स रखा था, उसको और बढ़ा सकती। तो फिर ये एक रूरल इकोनॉमी में अगर खपत को बढ़ाना हो, कंजम्पशन को बढ़ाना हो, या फिर ओवरऑल देश में अगर खपत को बढ़ाना हो, तो क्या कुछ स्टेप सरकार को लेने पड़ेंगे? देखिए कंजम्पशन साइड में ग्रोथ करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए दोनों तरफ मेजर्स होते हैं। एक तो आप रेवेन्यू साइड में आप अगर टैक्स कम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने टैक्स कम हो सकते हैं? अब होंगे या नहीं वो तो मैं नहीं जानता, वो तो सरकार जानती है, बट तरीका एक ये है कि अगर आप इनकम टैक्स कम कर दें, आप एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दें, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा उनके हाथ में रहता है जिसको वो खर्च कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप जीएसटी, हालांकि जीएसटी का बजट से रिश्ता अब नहीं है, जीएसटी काउंसिल का है, लेकिन आपके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन पे टैक्स आप लगाते हैं, उसको कुछ कम करें। मैं ये रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक तो टैक्स साइड से आप कंजम्पशन बढ़ाने के इंतज़ाम कर सकते हैं, और दूसरा आप कंजम्पशन में बढ़ाने के लिए आप सब्सिडीज़, फ्रीबीज़ ज़्यादा दे सकते हैं। आप पीएम किसान में 6,000 रुपये देते हैं, जिस पे सरकार करीब 60,000 करोड़ हर साल खर्च करती है। अगर उसको आप बढ़ा के मान लीजिए 6 की जगह 8 कर दें या 9 कर दें या 10 कर दें, जो भी आप ठीक समझें, या ना बढ़ा, बट अगर आप बढ़ाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर 6,000 करोड़ पे 6,000 रुपये की देने पे अगर 60,000 करोड़ खर्च होता है, तो अगर आप 10,000 देने लग जाएंगे तो आपको 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे 10 करोड़ किसानों को लगभग ये मिलता है। सो आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं, या आप कोई नई चीज़ शुरू कर सकते हैं, किसी लेबर को, क्लास को आपको ज़्यादा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का भी काफ़ी मुद्दा चलता है, या आप महिलाओं को खुश करना चाहते हैं तो महिलाओं को कोई आप और ग्रांट देना पसंद बढ़ा दें, जैसे महाराष्ट्र ने दिया, मध्य प्रदेश में दिया, वो तो स्टेट स्पेसिफिक है। अगर आप ये क्रेडिट नेशनल वाइड लेना चाहते हैं तो आप पूरे देश में ये अनाउंस कर सकते हैं कि भाई महिलाओं को। सर ये खपत बढ़ाने वाले स्टेप्स हैं या फिर ये पॉपुलिस्ट मेजर है जिसके बारे में बात कर रहे हैं? देखिए पॉपुलिस्ट क्या है, पॉपुलिस्ट ये है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को खुश करने के लिए किया जाए, ठीक है। और ज़्यादातर जनसंख्या किस चीज़ से खुश होती है? टैक्सेशन साइड में मैंने आपसे बात की, तो टैक्स तो 3 करोड़ लोग देते हैं, राइट, लेकिन कंजम्पशन, जैसे अभी आपको मैंने किसानों के बारे में बताया, तो 10 करोड़ किसान परिवार, अगर एक परिवार को आप 4 भी मान के चलिए कि एक परिवार के 4 सदस्य होते हैं, तो वो एक तरह से 40 करोड़ लोगों को खुश करता है। अगर आप महिलाओं को कुछ देने लग जाएंगे तो देश में हमारी आधी जनसंख्या महिलाओं की है। अगर 140 करोड़ की आप जनसंख्या लेके चलें तो 70-72 करोड़ महिलाएं हैं, तो
तो उनको और फिर उनके जरिए उनका परिवार है। तो देखिए ये जो पॉलिटिक्स है, बजट क्या है? बजट एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है जिससे इकोनॉमी को आप बढ़ावा देते हैं, ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, बट एट द सेम टाइम आप लोगों तक पहुंचते हैं कि सरकार आपके लिए क्या करती है। तो जो गरीब है, जो वल्नरेबल है, महिला हैं, युवा हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, वगैरह वगैरह, इनको अगर आप कोई चीज़ या कोई असिस्टेंस देते हैं तो उसको आप पॉपुलिस्ट कह लीजिए, फ्री भी कह लीजिए, लेकिन वो पॉलिटिकली आपको एडवांटेजेस है, तो आप सबसे ज़्यादा नंबर तक पहुंचते हैं। पर सर विदेशी निवेशकों का भरोसा बहुत ज़्यादा है अभी इंडियन इकोनॉमी पे, साफ तौर पे पता लग रहा है जिस तरीके के फंड फ्लोज हम देख रहे हैं इंडिया में। और मोदी सरकार का मिशन भी यही है, मेक इन इंडिया मिशन की शुरुआत भी इसी से हुई थी कि आप कॉम्पिटिटिव बना रहे हो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। सर हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्या मैन्युफैक्चरिंग, या फिर सर्विसेज पे जोर देना चाहिए? देखो, आपका जो पहला स्टेटमेंट था कि विदेशी निवेशकों का देश पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, वो पूरी तरह से सही नहीं है। विदेशी निवेशक देश में दो तरह से आते हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, और दूसरा जो स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसको हम कहते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो अगर आप 23-24 या इससे पहले 1 साल पहले के भी आंकड़े अगर देखते हैं तो देश में एफडीआई में गिरावट आ रही है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में काफ़ी गिरावट आई है। पिछले साल 23-24 का एफडीआई तो हम कई सालों में सबसे कम है, करीब 50, 55, 60% पहले साल के मुकाबले गिरा है, राइट। और जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वही एक्चुअली हकीकत में वही सही इन्वेस्टमेंट होता है, वो जाता है फैक्ट्रियों में, उत्पादन में लगता है वहाँ। दूसरा जो ये अभी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो पिछले साल बहुत आया, करीब 40-45 बिलियन डॉलर, जो एफडीआई से भी बढ़ गया, राइट, और स्टॉक मार्केट में चला गया, वो इन्वेस्टमेंट से देश की उत्पादकता में, उत्पादन में, ग्रोथ में कोई सीधा असर नहीं पड़ता, और इनडायरेक्टली भी बड़ा कम असर पड़ता है। उससे शेयर प्राइसेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं तो शेयर प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि देश में फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इस समय रुख है, राइट। जो दूसरा सवाल आपने किया कि देश की कॉम्पिटिटिवनेस, वो हकीकत में डिसाइड करती है कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कितना आप अट्रैक्ट कर पाते हैं। हमने कई स्कीम चलाई हैं देश में, पीएलआई की स्कीम है, कैपेक्स को भी बढ़ाया है जिसके ज़रिए हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर इसके गहराई में अगर आप जाएं तो पीएलआई का मकसद ये है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, चाहे आप सेमीकंडक्टर्स ले लीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले लीजिए, चाहे सोलर बैटरीज ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहें, उस सेक्टर में जो रिलेटिव हमारा कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज है, आप उसको एक अगर फॉरेन इन्वेस्टर की पर्सपेक्टिव से अगर एक मिनट के लिए, और इवन डोमेस्टिक इन्वेस्टर की पर्सपेक्टिव से एक बार देखें, तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर को वही चीज़ हिंदुस्तान में बनाने से और हिंदुस्तान में बेचने या एक्सपोर्ट करने के लिए कोरिया के मुकाबले या वियतनाम के मुकाबले मान लीजिए 5-6% ज़्यादा कॉस्ट लगानी पड़ती है, चाहे किसी भी कारण से हमारे यहाँ लैंड महंगी है या लेबर उतना बेहतर नहीं है या इंटरेस्ट की कॉस्ट ज़्यादा, जो भी किसी भी कारण से हो, वो बहुत सारे कारण होते हैं, उनसे मान लीजिए 5-6% कॉस्ट यहाँ ज़्यादा है, तो वो फॉरेन इन्वेस्टर हिंदुस्तान में जब तक नहीं आएगा, जब तक उसको वहाँ के मुकाबले थोड़ा, या तो उस कॉस्ट को न्यूट्रलाइज आप कर देंगे या उससे बेहतर दे देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा पीएलआई का जो कंस्ट्रक्शन है वो ये है कि किसी को 4%, किसी को 5%, किसी को 6%, किसी को 7% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस जो है वो सरकार इंसेंटिव के रूप में देती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसलिए केवल उसी सेक्टर स्पेसिफिक में ही, और अगर फॉरेन इन्वेस्टर को ये लगे कि भाई इतना करने के बावजूद भी हमारा पर्दा नहीं खाता, फिर भी हम फ़ायदे में नहीं हैं,
तो फिर भी नहीं आता। अब अगर आप कभी देखेंगे भाई बैटरीज में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट आ रहा है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पीएलआई होने के बावजूद भी। एक जो 14 पीएलआईज हैं उसमें से 3-4 पीएलआईज में तो अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई 3-4 साल निकलने के बाद। तो ये डायनेमिक्स को आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव कर दें कि भाई हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन करने में वियतनाम के मुकाबले आपको ज़्यादा नहीं बल्कि कम कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, तो वो आप कोई पीएलआई दें या ना दें तो भी वो आ जाएंगे। पर सर ये तो मोदी सरकार 3.0 का जब गठन हुआ तो उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे विदेशी निवेशक तब तक ही रुके हुए थे, उसके बाद तो स्टॉक मार्केट एकदम से तूली पकड़ गया, रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया। और ये जो भी आप सेक्टर्स बोल रहे हो इनके स्टॉक से तो भाग रहे हैं, इनमें तो बहुत ही अच्छी चीज देखने स्टॉक मिल रही है। मार्केट नहीं, स्टॉक मार्केट में अगर आप और भी बहुत गहराई से देखें तो स्टॉक मार्केट में भी सभी स्टॉक्स बहुत इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। पब्लिक सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। डिफेंस पब्लिक सेक्टर के, डिफेंस के कुछ, सो डिफेंस की तो कोई पीएलआई नहीं है, ठीक है। डिफेंस का सो पीएलआई अगर ये काफ़ी बड़ी डायनेमिक है, इसको गहराई में देख के ही अगर आप तय करें कि भाई हम फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव हैं या नहीं, तभी ज़्यादा बेहतर। पर सर आम आदमी को तो चाहिए रोटी कपड़ा और मकान। तो अभी इस शो में बीच में बात भी हुई थी, टैक्स कटौती हो सकती है कुछ, तो एक आम जनता को मैसेज जाना चाहिए कि हाँ सरकार उनके बारे में भी सोच रही है। और जो सेटबैक लगा था इस बार मोदी सरकार को चुनावों में, अब चाहे वो बात हो रही है कि वो रूरल साइड की वजह से ज़्यादा हुआ है, उत्तर प्रदेश में बहुत ही सेटबैक देखने को मिला, तो क्या कुछ नए टैक्स स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं? सर एटीसी 1.5 लाख की तो मतलब लिमिट है उसमें, और उसके बाद फिर वो 24B 2 लाख, घर हो गए हैं 3-4 करोड़ के, तो फिर कैसे चलेगा? कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए। जैसे मैं कह रहा था आपको थोड़ी देर पहले, लगभग 3 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, 140 करोड़ की पॉपुलेशन। लगभग 10 करोड़ लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, बट 7 करोड़ कोई टैक्स नहीं देते। लगभग 3 करोड़ लोग जो हैं वो टैक्स देते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, बट ये बड़ी वोकल पॉपुलेशन है, ये बोलती है, ये हर जगह कमेंट करती है, यही एनालिसिस भी करती है बजट की, ये अच्छा है बुरा है, यही ज़्यादा। और जो दूसरा सेगमेंट जिसको आप अभी कह रहे थे कि जो रूरल पॉपुलेशन वगैरह, वो अपने दैनिक चीज़ों से ही उनको फुर्सत नहीं मिलती, अपनी रोजी रोटी कमाने से ज़्यादा, तो वो बजट पे मिला ना मिला तो भी क्रिटिसाइज़ करके या ऐसा कोई धरना या कोई डिमांड या कोई लॉबिंग वगैरह का काम नहीं करते। बट ये बात सही है कि जो टैक्स पेयर हैं उनको अब ये जैसे मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट है, करीब शायद 2 लाख है, वो 4-5 साल पहले तय की थी। सरकार ने सोचा कि दूसरे तरीके से एक नई टैक्स स्कीम ला के कि भाई जिसमें अगर आप टैक्स एग्जाम्पशन ना लो, आपने अभी मेंशन किया सेविंग्स का, एटीसी की कंसेशन आप नहीं लीजिए तो आपको अब पिछले बजट में जो किया था कि 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो जो और हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता, इन्फ्लेशन का भी असर पड़ता है आपकी मिनिमम थ्रेशोल्ड को। जो 5 साल पहले 2 लाख थे वो आज 2 लाख नहीं है, आज उसकी वैल्यू करीब 3.5-4 लाख हो गई है, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और ये जो 2 रेजीम चल रही हैं कि इसमें टैक्स दें या इसमें नहीं टैक्स दें, इन सबको रेशलाइज करके सरकार को मेरी नज़र में मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट तकरीबन 5 लाख रुपए तक ले जाके दोनों को मर्ज कर देना चाहिए। और सेविंग्स भी, देश में सेविंग्स रेट काफ़ी कम हो रही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपसे, नेट फाइनेंशियल सेविंग्स पिछले 22-23 के आंकड़े उपलब्ध हैं, वो घट के देश में 5.1% रह गई थी। क्योंकि लोग अपना काम चलाने के लिए लोन्स ले रहे हैं, सेविंग्स उनके पास कम है, बचत कम है, तो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सेविंग्स को भी बढ़ावा मिले। तो ये मेजर्स आने चाहिए, बट स्पेसिफिकली सरकार अब करती है नहीं करती है, या 2 साल और वेट करने के बाद करती है, क्योंकि अभी भी इलेक्शंस आने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट इलेक्शन स्टेट्स के
महाराष्ट्र का, हरियाणा का, झारखंड का, इनके इलेक्शन सब थोड़े महीनों में होने वाले हैं। तो ये एक मोटिवेट कर सकता है कि भाई ये जो वोकल वर्ग, अच्छा आप देखो तो टैक्स में भी पर्सनल इनकम टैक्स में ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, राइट। वो इसलिए हो रहा है कि उनकी सैलरीज बढ़ रही हैं, डीएज वगैरह बढ़ रहे हैं, कैपिटल गेन्स हो रहा है इसमें आपका स्टॉक मार्केट्स वगैरह से, तो लेकिन वो उसका टैक्स भी देना पड़ रहा है, तो टैक्स भी पर बढ़ रहा आपने तो इतने बजट बनते देखे हैं सर, ये पैरेलल इकोनॉमी भी चलती है, सारा का सारा बर्डन आप सैलरी क्लास पे रखते हो, तो क्या वो पैरेलल इकोनॉमी में बात नहीं होती होगी फाइनेंस मिनिस्ट्री में कि इसको किस तरीके से अब इनके ऊपर है। देखिए लगाम पैरेलल लगाई जाए? इकोनॉमी का मतलब ही यही है कि जो टैक्स नहीं देता, जो अकाउंट में नहीं लाता और अकाउंट में नहीं लाता और उसके कारण से टैक्स नहीं देता, वो पैरेलल इकोनॉमी है। तो बजट के प्रपोजल से पैरेलल इकोनॉमी पे सीधा प्रभाव आप नहीं डाल पाते हैं। आप उसको कम कई मेजर्स आपने ब्लैक मनी एक्ट लाए पहले, एक बार डिमोनेटाइजेशन किया, ये सोचते हुए कि शायद कैश ही ब्लैक मनी है। तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स, जीएसटी के बाद इनफॉर्मल सेक्टर जिसमें ज़्यादातर ये अनअकाउंटेड ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा होते थे, उस पे कमी आई है, फॉर्मलाइजेशन बढ़ा है। तो उस इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए काफ़ी कदम उठाने चाहिए। लेकिन हकीकत ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर देश में एंटरप्राइजेस जो उत्पादन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी तकरीबन 8 करोड़ की संख्या है। उस 8 करोड़ में से 7.25 करोड़ या 7.8 करोड़ इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस हैं, और इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज जो एंटरप्राइजेस हैं वो टैक्स नेट से बाहर है। ज़्यादातर उसमें से जो है वो टैक्स नहीं देते। इनफैक्ट कई जगह तो केवल टैक्स को हम कहते हैं इसको टैक्स आर्बिट्राज, कि टैक्स को बचा के ही वो अपनी थोड़ी कमाई करते हैं। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हैं। जीएसटी के आने के बाद इस वर्ग को काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें सारी उस टैक्स नेट में आने लगी। आना चाहिए, ये ज़रूरी है, बट आप किस तरह से इसको फेज़ आउट करते हैं ताकि एकदम से देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी ना बढ़ जाए, एकदम से बिज़नेस जिस तरह से हो रहा है उसको वो होना ही बंद ना हो जाए। तो बजट बनाने के समय और उससे अलावा पूरे साल भर जब आप नीतियाँ बनाते हैं, तो उस समय इन चीज़ों को बड़ी गहराई से देख के और आपको एक फाइन ट्यून्ड एजेंडा से देश को की ग्रोथ भी करनी चाहिए, देश में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना चाहिए, और लोगों को की वेलफेयर। तो अगर आप आज बजट बना रहे होते तो सर क्या प्रायोरिटीज आपकी होती कि ये तो होना ही चाहिए इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को भी इंटैक्ट रखने के लिए? बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आपसे बात करके ही पता लग रहा है कि इतने सारे चैलेंजेस को एड्रेस करना पड़ता है वित्त मंत्रालय को। तो सर अभी के लिए टॉप प्रायोरिटी क्या होगी? ये देखिए प्रायोरिटीज़ इस बात पे डिपेंड करती हैं कि जो बजट बनाने के इंचार्ज हैं, जैसे आपने कहा बतौर मैं अगर मान लीजिए फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में, बट उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और लोग हैं, और सेक्रेटरीज हैं और मिनिस्टर्स हैं, राइट। सो ऑफ कोर्स द लीडर इज़ द प्राइम मिनिस्टर। सो इस बात पे बड़ा डिपेंड करता है कि उनकी क्या वर्ल्ड व्यू है, वो क्या सोचते हैं कि देश के हित में और उनके पॉलिटिकल हित में। अगर कोई ये मान के चले कि भाई पॉलिटिकल लीडरशिप केवल देश के हित को ही ध्यान में रखते हुए बजट बनाते हैं और वो उनका अपना ध्यान अपने हितों का ध्यान नहीं रखते, तो वो शायद एक कृत्रिम आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जी रहे होंगे। तो मेरा अपना भी व्यू है कि देश के हिसाब से, देश के वृद्धि ग्रोथ के हिसाब से, देश में एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, देश में प्रॉस्पेरिटी लाने के हिसाब से, और गरीबी कम करने और उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, राइट। बट ये मैंने वो किताब लिखी वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, उसमें भी अपनी कई सारी चीज़ें उसमें एक्सप्रेस की। लेकिन
मोटा मोटी अगर आप देखें तो अगर मुझे आज ये मौका मिल रहा होता, तो मैं तो एक तो इस बात का बड़ा स्ट्रिक्ट व्यू में रखता हूँ कि हमें फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट हमें कम करना चाहिए। अगर आपके ध्यान में हो तो 2018 में देश में कानून बना था, उसमें एफआरबीएम एक्ट में अमेंडमेंट किए गए थे। उस समय मैं फाइनेंस सेक्रेटरी था, अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर यही थे, और मिलकर ये तय हुआ कि भाई देश में फिस्कल डेफिसिट 3% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और दूसरा, देश में केंद्र सरकार का जो डेट है वो 40% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद पिछले 5 साल में ये सब बिल्कुल ध्वस्त हो गए। ठीक है, तो मेरी तो प्रायोरिटी ये होगी कि हमें वापस से 3% की तरफ आना चाहिए, हमारे डेट को 40% पे लाना चाहिए। तो एक बड़ा प्रस्ताव में इसमें कि भाई एकदम से आप नहीं कर सकते ये चीज़ें। अगर आप आज 5.1% पे हैं तो आप 5 से 3% एक साल में नहीं जा सकते। तो एक तो मैं ये रोड मैप पेश करता कि भाई आज से 5 साल जब तक ये सरकार अपना टर्म पूरा करे, उस 5 साल में हम 3% में लाने के लिए क्या करेंगे। एक तो ये प्रायोरिटी। दूसरा, मेरा अपना अनुमान और मेरी एनालिसिस है, मैं इस पे लिखता भी रहता हूँ कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे अभी 11.11 लाख करोड़ है, हो सकता है 12 लाख करोड़ हो जाए। 47 लाख करोड़ के बजट में 11-12 लाख करोड़ काफ़ी बड़ा होता है। 20-25% के आसपास जो बजट है आप केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च करने के पीछे जो सबसे बड़ा सोच ये होता है कि ये ग्रोथ को बढ़ावा देता है। तो ये एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं उससे ग्रोथ को बढ़ावा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैं 2 इंस्टेंसेस आपको देता हूँ कि जिससे मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये सारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें से आधा कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ को बढ़ावा नहीं देता। उदाहरण लीजिए आप रेलवेज़ का। पिछले साल तकरीबन 280 लाख करोड़ 2.8 लाख करोड़ जो है वो रेलवेज़ पे किया। रेलवेज़ पे खर्च हो रहा है पुराने ढांचे को ठीक करने के लिए, वंदे मातरम पे, इस पे उस पे, राइट। रिज़ल्ट क्या है? अभी कुछ समय पहले आंकड़े छपे कि 5 साल पहले रेलवे से 880 करोड़ लोगों ने एक साल में यात्रा की और वो पिछले साल घट के 660 करोड़ रह गए। इतना सब हम खर्च कर रहे हैं और उसके बाद पैसेंजर रेलवे में नहीं जा रहा, तो फिर हम क्यों खर्च कर रहे हैं? सरकार कह रही लॉजिस्टिक्स का खर्चा कम करने के लिए कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स का खर्चा कम होता है कैसे? लॉजिस्टिक्स का खर्चा तो बढ़ा। उसमें अगर मतलब आप और कनेक्टिविटी को सुधार रहे हैं, उससे नो लॉजिस्टिक्स नो, पे वो खर्चा बात कम। है, हकीकत नहीं है। इसी तरह से आप अगर जो हकीकत में जिसमें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आता है, रेलवे से कितना जीवीए कंट्रीब्यूशन हुआ, उसको आप देखें तो 5 साल में घट रहा है। फ्रेट का हिस्सा कम हो रहा, राइट। तो जो रेलवे का इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो मेरी नज़र में काफ़ी कुछ अनप्रोडक्टिव है। दूसरे आप कुछ और अनप्रोडक्टिव देखिए। बीएसएनएल को हम 1 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। अभी कल परसों एमटीएनएल के जो बॉन्ड थे उसको भुगतान देने के लिए पैसे नहीं थे एमटीएनएल के पास, तो एमटीएनएल ने डिफ़ॉल्ट कर दिया। कल सरकार ने कहा कि हम दे देंगे, एमटीएनएल के 30,000 करोड़ रुपए का जो डेट है वो सरकार ले लेगी। इस तरह के ये सब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन सब कैपिटल एक्सपेंडिचर से धेले भर का भी फ़ायदा नहीं होता देश। सेकंड बड़ी प्रायोरिटी जो मैं इस बजट में कर रहा है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर को भले ही मुझे घटाना पड़े क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए, लेकिन एक सबसे बड़ी कंडीशन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैं लगा था तो वो ये होती कि केवल वहीं पे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे जहाँ पे प्रोडक्टिविटी हो, जहाँ पे ग्रोथ को मदद मिले। केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए या वाहियात की पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को सर्व करने के लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए।
इसी तरह से मैं और आपको कह सकता हूँ कि भाई किस तरह से जो लोगों को लोगों के लिए खर्चे हैं उसमें भी काफ़ी सुधार हो सकता है। और जैसे पीएम किसान में आप देते हैं, लेकिन पीएम किस इग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या है? एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम के नाम से एम्प्लॉयड बताए जाते हैं। वो हकीकत में एम्प्लॉयड नहीं है। देश की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि किस तरह से आप एग्रीकल्चर से हम इंडस्ट्री में नहीं ले जा पाएंगे। बहुत सारी दुनिया ने इंडस्ट्री में लेके गए, क्योंकि इंडस्ट्री में पूरा ऑटोमेशन, रोबोटिक्स ये सब कुछ हो चुका है। इंडस्ट्री में अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत अब बहुत कम है या नहीं के बराबर है। हमारी स्ट्रेंथ है सर्विसेज की तरफ ले जाने की। तो अगर कोई बेसिक रीस्ट्रक्चरिंग देश की फाइनेंसेस की करनी हो, तो किस तरह से किसानों को रिट्रेन करके सर्विसेज देने के लिए और बहुत पोटेंशियल है हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, ट्रैवल के सेक्टर में, क्लीनलीनेस के सेक्टर में, हमारे देश की नदियों को साफ करने, इनको करने के लिए, जिसमें हम लाखों करोड़ों लोगों को जो आज के दिन एग्रीकल्चर के नाम पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में है या एम्प्लॉयमेंट में है, उनको ट्रांसफॉर्म करके इन सर्विसेज की। तो आई थिंक आई वुड हैव डन दिस, लेकिन मैं वहाँ नहीं हूँ। सर आखिरी दो सवाल होंगे और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही होंगे। अभी आपने सारा सरकारी कंपनियों के बारे में बात करी, तो मार्केट भी तो फिर रिकॉर्ड लेवल्स पे, वैल्यूएशंस आर टू हाई। सरकार को भी पता है भैया ये तो बहुत ही अच्छा गोल्डन पीरियड से चल रहा है, गवर्नमेंट स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स बहुत तेज हैं, तो एसेट मोनेटाइज करने के ऊपर सरकार का फोकस हो सकता है क्या कंपनियों के, सरकारी ये कंपनियों के? देखिए ये एक बहुत बड़ी आयरनी है आज के दिन। सरकारी जो स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, उनके वैल्यूएशन हाईएस्ट एवर हैं। टोटल कैपिटलाइजेशन सरकारी कंपनियों का जो करीब 15 लाख करोड़ था 20-21 के आसपास, वो बढ़ के 60-65 लाख करोड़ पहुंच गया है। ठीक है, अगर 60-65 लाख करोड़ का आप 10% भी, माने 6-5-6 लाख करोड़ 2-3 साल में आप डिसइन्वेस्टमेंट के ज़रिए ले लें, तो आपके फिस्कल डेफिसिट को लेवल पे लाने में काफ़ी मदद मिल जाएगी, राइट। लेकिन ये स्टॉक मार्केट क्यों बढ़े हुए हैं, सब पीएसयू के शेयर्स क्यों बढ़े हुए हैं? उसका एक बड़ा कारण ये है कि पीएसयू के जो शेयर्स हैं वो बहुत शॉर्ट सप्लाई में है मार्केट में। किसी कंपनी के 5%, किसी की कंपनी के 4%, किसी के 10%, किसी के 12%। जब इतनी कम स्टॉक सप्लाई होती है तो बहुत सारे लोगों को, और डिमांड है, तो डिमांड बढ़ाने में भी आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो प्राइस बढ़ जाती। तो अगर सरकार डिसइन्वेस्ट करके और सप्लाई बढ़ाएगी तो ये प्राइसेस कम होने लग जाएंगे, हो जाने देने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार को अगर ये अच्छा ज़्यादा लगे कि भाई पीएसयूज़ के प्राइसेस तो बहुत बढ़ रहे हैं, तो अभी मैंने सुना कि कोई एक नया प्रस्ताव इस बजट में आना की संभावना है कि भाई अब हम डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बाज़ार में सप्लाई नहीं बढ़ानी है, लेकिन हम पीएसयूज़ को मैनेज करेंगे डिविडेंड लेने के लिए। सरकार बिजनेस करने के लिए नहीं है, सरकार बिजनेस करना नहीं जानती। सारा डिविडेंड जो है वो, उसमें मैं समय नहीं है, नहीं तो उस पर भी कि भाई किस तरह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है और कितने समय तक ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी रह सकती है, उसमें भी इशू में जा सकते हैं। लेकिन आपके जो सवाल को देखते हुए मुझे नहीं लगता सरकार डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन करके, ये जो इतना बड़ा मौका है, अगर एक स्टील सेक्टर में सरकार क्यों है आज के दिन? कोई ज़रूरत नहीं है। एल्यूमिनियम में क्यों है सरकार? बहुत सारे बैंकों में क्यों है आज के दिन सरकार इतनी ज़्यादा? इंश्योरेंस कंपनीज क्यों सरकार रखे बैठी है, जिसमें उनका शेयर घटता जा रहा है? उनको डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसे लेने चाहिए, मौका है, अच्छी प्राइसेस हैं। बट ये आज के दिन नहीं है, ये पिछले 30 साल 35 साल के इतिहास को देख लीजिए, जब भी अच्छे मौके आए सरकार ने वो गंवा दिए। लास्ट प्रश्न सर, स्टॉक मार्केट सबको बढ़ता ही अच्छा लगता है क्योंकि जो आम इन्वेस्टर होता है ना वो खरीद के चलता है, लेकिन स्पेकुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई और हमने रेगुलेटर से और साथ ही साथ इनफैक्ट मिनिस्ट्री से भी ये बातें सुनी हैं कि हो सकता है कि
इसको कर्ब करने के लिए, इसको रोकने के लिए स्पेकुलेशन को, डेरिवेटिव मार्केट पे किसी तरीके का स्टेप उठाया जाए। वो स्टेप होगा क्या किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि टैक्स लग सकता है स्टॉक मार्केट डेरिवेटिव्स पे। तो डेरिवेटिव मार्केट पे अगर टैक्स लगता है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और क्या ऐसा कुछ प्रस्ताव आ सकता है इस बजट में? देखिए, डेरिवेटिव्स के पीछे जो मेन रीज़न था वो ये था कि भाई आपको हेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप किसान, आप मान लीजिए आटा प्रोड्यूसर हैं, राइट, एक कंपनी है, तो आपको गेहूँ खरीदेंगे और उसके बाद आप आटा बेचेंगे, ठीक है। तो वो 6 महीने बाद गेहूँ मुझे किस दाम पे मिलेगा या किस दाम पे नहीं मिलेगा, उस पे प्राइसिंग डिपेंड, आपकी प्राइसिंग आप बहुत चेंज नहीं कर पाते, तो आप ये उम्मीद करते हैं कि भाई आज के दाम पे लॉक इन कर लूँ ताकि मैं अपनी इक्वेशन बना लेता हूँ और उसके बाद मुझे नफ़ा नुकसान नहीं हो, जो डिफरेंस है वो हेज करके चल। तो हेजिंग जो है वो मेन रीज़न था स्पेकुलेशन और ये डेरिवेटिव्स मार्केट को ऑप्शंस, लेकिन हो ये रहा है कि बहुत सारा जो ब्लेंड बिना किसी अंडरलाइंग के स्पेकुलेशन करने के लिए, ये दाम बढ़ जा रहे हैं तो खरीदो, दाम बढ़ेंगे तो ऑप्शंस में खरीदो। सेबी ने एक आंकड़ा दिया कुछ समय पहले कि 90% से ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो डेरिवेटिव्स मार्केट्स में ऑप्शंस वगैरह खरीदते हैं, वो दे लूज़ मनी। लेकिन जैसे लॉटरी में लोगों को लगता है कि भाई मेरे को ही मिलेगी, उसी तरह से जो 10% लोग थोड़ा कमा रहे होंगे, सेबी ने कहा 90% नुकसान करते हैं, तो लोग इसी उम्मीद में कि नहीं अगले बार में शायद मेरे को फ़ायदा हो जाएगा। तो सीख के नुकसान कर रहे हैं सर, यूट्यूब पे सीखते हैं उसके बाद नुकसान करते हैं, ये राइट भी हो रहा है आज। तो फिर अब इसके तरीके क्या हैं, इसको रोकने? 2 तरीके हैं मुख्य। एक तो आप सेबी ये इंतज़ाम करे कि भाई रिटेल इन्वेस्टर जो है वो इस मार्केट में नहीं आ पाए या मुश्किल से आ पाए, तो उसका मार्जिन बढ़ा दें, मिनिमम साइज़ जो है ट्रेड का वो बढ़ा दें, ताकि आज के दिन वो कैश मार्केट में क्यों नहीं खरीदता, क्योंकि कैश मार्केट में 100% पेमेंट देना पड़ता है, वहाँ पे आप 1-2% दे के ही आपका काम हो जाता है, तो आप उससे ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो या तो आप उस तरफ कर लीजिए। और दूसरा क्या है कि भाई बेसिकली स्टॉक मार्केट चाहे कैश मार्केट हो चाहे डेरिवेटिव्स हो, आप प्रॉफिट के लिए तो सारा कुछ करते हैं, तो डेरिवेटिव्स भी केवल प्रॉफिट्स के लिए होते हैं। तो प्रॉफिट पे अगर टैक्स आप बढ़ा दें तो आप जैसे कहते हैं ना, पंच बॉल को निकाल के ले जाएं बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग, तो आपके प्रॉफिट्स में से अगर एक बड़ा हिस्सा सरकार पहले ले रही है सरकार, तो फिर उसके बाद फिर बचेंगे। आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा कि भाई इस डेरिवेटिव्स मार्केट में जाने। तो लेट अस सी, कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव हो गया। बहुत ज़्यादातर लोग जो हैं, जैसे लॉटरी को आपने कंट्रोल किया, लॉटरी तो कोई भी नहीं शुरू कर सकता। अगर डेरिवेटिव्स भी काफ़ी कुछ तक लॉटरी बनते जा रहे हैं। मैं इस बात से कॉन्शियस हूँ कि डेरिवेटिव्स का एक बहुत बड़ा फंक्शन लिक्विडिटी मार्केट में बनाए रखने के लिए होता है, तो इसलिए लिक्विडिटी के लिए ये होना चाहिए। बट उस लिक्विडिटी का फंक्शन जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ से सर्व नहीं होता। रिटेल इन्वेस्टर्स बेसिकली वो जो एक गोल्ड दिखता है एट द एंड ऑफ दिस, उस लालच में ज़्यादा जाते हैं। उनको इस मार्केट से थोड़ा उनका मोह थोड़ा सा कम करना ज़रूरी है। राइट सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बजट से पहले अपने व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।